औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मसूद अहमद और आप देख रहे हैं ला लेंस। देखिए आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से होगा, LLB फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के हवाले से। जैसे ही आपको पता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जब आती है तो इसमें पूरा शरिया लॉ है, इसमें हम पूरी शरीयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर मुसलमानों की शादियाँ किस तरह होती है, मुसलमानों की डिवोर्स किस तरह होती है और मुसलमानों की रहने सहने की तरीका किस तरह होती है। तो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले मैरिज के हवाले से पढ़ा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से, कि मतलब मुसलमानों के दरमियान मैरिज किस तरह होती है, कौन कौन से कंडीशन है, वो कौन से शख्स है जो मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में वो दाखिल हो सकता है, ठीक है। ऐसे कौन से शख्स है जो मैरिज कर सकते हैं और वो कौन लोग हैं जो एक मर्द के मतलब बियाह पर उसकी मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में वो हिस्सा ले सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हमने मैरिज के हवाले से पढ़ा था। तो आज का हमारा लेक्चर होगा इंतहाई अहम लेक्चर है, वो है काइंड्स ऑफ मैरिज। तो देखिए हम मैरिज के हवाले से पढ़ेंगे तो फिर मैरिज में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक मुस्लिम मैरिज है, एक शिया मैरिज है। तो काइंड्स ऑफ मैरिज में अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखें तो काइंड्स ऑफ मैरिज में हमारे पास तीन काइंड्स है मैरिज के: वैलिड मैरिज, इरेगुलर मैरिज और वाइड मैरिज, ठीक है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से यानी मुसलमानों के यहाँ मैरिज की तीन काइंड्स है, और जो अहले तशीह है, अहले शिया है, उनके यहाँ मैरिज के सिर्फ दो काइंड्स है, ठीक है। मैरिज या तो वैलिड होगा या तो वाइड होगा, यानी या तो ये होगा या फिर ये होगा, इसमें इरेगुलर की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ मैरिज के तीन काइंड्स हैं। वैलिड मैरिज इसको कहते हैं सही मैरिज, इसके बाद इरेगुलर मैरिज, इरेगुलर कहते हैं फासिद को, फासिद जो है फसाद से निकला हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद है वाइड मैरिज, वाइड मैरिज कहते हैं बातिल को। अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये जो वाइड मैरिज है ये गैर कानूनी है, मतलब ये हो ही नहीं सकता वाइड मैरिज, ठीक है। जो करेगा तो ये गुनाहगार होगा। और जो इरेगुलर मैरिज है वो रेगुलर हो सकता है, यानी वो वैलिड हो सकता है, इसमें कुछ फसाद है, ये जब फसाद ख़त्म होंगे, ठीक है, तो फिर ये मैरिज जो है वो वैलिड हो सकता है। तो स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले देखें हम लेंगे काइंड्स ऑफ मैरिज में वैलिड मैरिज क्या होती है। देखिए वैलिड मैरिज को कहते हैं सही मैरिज, यानी मुसलमानों के यहाँ सबसे सही तरीके की शादी जो है वो ये है। अब आपको पता है कि हमने मैरिज के हवाले से पढ़ा था, मैरिज के एजेंशियल के हवाले से पढ़ा था। अब मैरिज के जितने भी किस्म के एजेंशियल सही मानों में फुलफिल होंगे, सारे एजेंशियल मुकम्मल होंगे, तो फिर उस मैरिज को क्या कहेंगे, उस मैरिज को वैलिड मैरिज कहेंगे, ठीक है। जिस तरीके से एजेंशियल ऑफ मैरिज में हमने क्या पढ़ा था कि मैरिज के एजेंशियल क्या है। मैरिज के एजेंशियल में सबसे पहला क्या है, वो बंदा जो मैरिज कर रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, एज ऑफ पुबर्टी, ठीक है, एज ऑफ पुबर्टी यानी खयारुल बुलूग, वो उसको बालिग होना चाहिए। और इसके बाद एक और है कि मतलब अगर कोई भी शख्स माइनर है, ठीक है, कोई शख्स माइनर है तो उसके बिहाफ उसके गार्डियन जो है मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है, पेरेंट के जरिए वो मैरिज कर सकता है, ठीक है। तो जो माइनर है बिहाफ ऑफ पेरेंट, ठीक है, तो वो इस बुनियाद पर वो शादी कर सकते हैं। और चौथी चीज़, मैरिज के एजेंशन में विटनेसेस होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ मैरिज को सही मानों में हल करने के लिए, सही मानों में करने के लिए हमारे पास विटनेस होना चाहिए। एक मेल होना चाहिए या दो मेल होने चाहिए या फिर दो फीमेल होने चाहिए, ठीक है। विटनेस में विटनेसेस इसमें लाजमी है, जिस तरीके से हमने पढ़ा था विटनेसेस, ठीक है। तो विटनेसेस क्या होने, विटनेसेस भी साउंड माइंड होनी चाहिए, एज ऑफ पुबर्टी इनका भी एज भी सही हो, यानी बाले हो, तो फिर ये क्या हो सकते हैं, ये विटनेसेस हो सकते हैं मैरिज के। तो यानी वैलिड मैरिज इंतहाई आसान है कि मैरिज के जितने भी किस्म के एजेंशियल्स हैं वो जब पूरा होंगे उसको कहेंगे वैलिड मैरिज, मैरिज को कहते हैं सही मैरिज। अच्छा, तो देखिए अभी हम इसकी जो दूसरी काइंड है मैरिज की वो है इर्रेगुलर मैरिज। अब देखिए जी इरेगुलर मैरिज क्या है। इरेगुलर को कहते हैं फासिद, यानी ये जो मैरिज है इसमें फसाद है, ठीक है। फसाद का मतलब ये मैरिज, इरेगुलर मैरिज वैलिड हो सकता है, ठीक है, यानी इसके करने से कोई गुनाह तो नहीं है लेकिन ये लाफुल नहीं है,
ठीक है, ये सही मानों में नहीं है क्योंकि इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। तो इरेगुलर मैरिज क्या होती है? तो इरेगुलर मैरिज में जाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैरिज को इरेगुलर बनाते हैं, जो मैरिज के अंदर फसाद डालते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहला है अनलॉफुल कंजंक्शन। ठीक है, अब अनलॉफुल कंजंक्शन क्या होती है? ठीक है, सबसे पहला इसका पॉइंट है कि अनलॉफुल कंजंक्शन इरेगुलर मैरिज में आता है। अनलॉफुल कंजंक्शन का मतलब है कि एक मर्द एक ही टाइम में, ठीक है, दो ऐसे रिश्तों को, दो ऐसे ताल्लुकों को अपने घर में नहीं रख सकता एक ही टाइम में। जिस तरीके से यानी एक मर्द एक ही वक्त में दो बहनों को अपनी निकाह में नहीं ले सकता, दो बहनों के साथ निकाह नहीं कर सकता एक ही टाइम में, मतलब दो बहनों को अपने घर में नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये क्या है? अनलॉफुल कंजंक्शन है। अगर करेगा तो फिर क्या होगा? ये अनलॉफुल होगा, वाइड नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा? ये अनलॉफुल होगा। अच्छा, इसमें फिर एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर आपकी किसी मर्द की निकाह में एक बहन है और जब वो दूसरी बहन से अगर शादी करना चाहता है तो फिर या इस बहन को डिवोर्स दे दे, तलाक दे दे, या फिर ये जो पहली वाली इसकी बहन है वो मर जाए, तो इस सूरत में एक मर्द दूसरी उसकी बहन से शादी कर सकता है। लेकिन एक ही टाइम में एक मर्द दो बहनों को अपने घर में नहीं रख सकता। इसकी पहली पॉइंट है। अच्छा, अगर दूसरी पॉइंट देखें, दूसरी पॉइंट है पॉलीगमी। पॉलीगमी कहते हैं जायद निकाह। जायद निकाह का मतलब क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ के यहाँ शरिया लॉ में क्या कहता है? शरीयत में ये कहता है कि जो मुस्लिम मर्द है, मुसलमान है, वो एक ही टाइम में 4 शादियां कर सकता है। ठीक है, ये मुसलमानों के ऊपर वो है कि मतलब अगर एक मुसलमान है वो 4 शादियां एक ही वक्त में कर सकता है। अगर कोई भी मुसलमान पहले से 4 शादियां उसने की है, ऑलरेडी 4 बीवियां उसके पास मौजूद हो, फिर भी अगर वो 5वीं शादी करेगा तो फिर ये क्या होगा? ये अनलॉफुल होगा, बल्कि क्या होगा? ये इरेगुलर होगा। मतलब एक मुस्लिम मर्द है, ठीक है, उसने पहले से 4 शादियां की है, 4 बीवियां ऑलरेडी मौजूद है। अगर वो 5वीं शादी करेगा तो फिर ये जो 5वीं शादी क्या होगा? ये इसके लिए अनलॉफुल होगा, यानी ये वाइड नहीं होगा, ये इरेगुलर होगा, इसमें फसाद होगा। अच्छा जी, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? कि अगर एक मर्द के पास पहले से ऑलरेडी 4 बीवियां मौजूद हो, अगर वो 5वीं शादी करने का वो रखता है, तो इन 4 बीवियों में से अगर कोई मर जाए, ठीक है, 5वां कर सकता है। अगर इन 4 बीवियों में से एक को तलाक दे दे तो फिर वो 5वीं शादी कर सकता है। अगर किसी मर्द के पास ऑलरेडी 4 बीवियां मौजूद हो तो फिर वो 5वीं शादी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर वो मैरिज क्या होगा? वो इरेगुलर होगा। अच्छा, तो देखिए, इसकी जो तीसरी पॉइंट है वो क्या है? वुमेन अंडरगोइंग हिद्दत। ठीक है, यानी हर औरत को हिद्दत की पीरियड्स भी होती है। ठीक है, यानी जब वुमेन अंडरगोइंग हिद्दत के दौरानिया में एक मर्द यानी एक औरत से शादी नहीं कर सकता। किस तरीके से? समझ लें एक बेवा औरत है, या उसको तलाक हुई है, या फिर वो बेवा, उसकी जो शोहर है वो मर गया है, तो उसकी इद्दत की पीरियड कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ 410 दिन। ठीक है, 410 दिन तक उस खातून से शादी नहीं कर सकता कोई मर्द। अगर शादी करेगा तो फिर क्या होगा? ये इरेगुलर होगा। इद्दत के हवाले से इसकी इद्दत की एक अलग सी टॉपिक होगी इंशाल्लाह, इसके बारे में आपको लेक्चर दूंगा कि इद्दत क्या होती है, कैसे शुरू होती है, कितने पीरियड्स होते हैं इसके। ठीक है, यानी कोई भी वूमेन, कोई भी औरत हिद्दत के दौरान, हिद्दत के पीरियड में शादी नहीं कर सकती। अगर करेगा तो फिर वो क्या होगा? वो इरेगुलर मैरिज होगा। अच्छा, देखिए, अब 3 चीजें हो गई: अनलॉफुल कंजंक्शन, पॉलीगैमी, वुमेन अंडरगोइंग हिद्दत। इन सूरतों में मर्द कोई शादी नहीं कर सकता। अब चौथी इसकी पॉइंट क्या है? चौथी पॉइंट है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। देखिए जी, डिफरेंस ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है? हम मुस्लिम पर्सन लॉ पढ़ रहे हैं तो फिर मुसलमानों के हवाले से पढ़ रहे हैं। तो यानी डिफरेंस ऑफ रिलीजन का मतलब ये है कि एक मुस्लिम मर्द, एक मुसलमान मर्द जो है वो दूसरे रिलीजन की औरत से शादी कर सकता है।
ठीक है। कौन सा रिलीजन? यानी अहले किताब, यानी एक मुस्लिम मर्द अहले किताब वाले रिलीजन से शादी कर सकता है। जिस तरीके से एक मुस्लिम ईसाई से भी शादी कर सकता है, एक मुस्लिम यहूदी से भी शादी कर सकता है। ठीक है, ये इसके ऊपर कुछ पाबंदियां नहीं है कि यानी वो कर सकता है, अहले किताब से एक मुस्लिम मर्द शादी कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी मुस्लिम अहले किताब के अलावा किसी दूसरी मज़हब के किसी भी औरत से या फिर किसी भी लड़की से शादी करेगा तो फिर वो जो शादी होगा वो क्या होगा, उसमें फसाद होगा, वो इर्रेगुलर होगा। यानी मुसलमान ईसाई से शादी कर सकता है, एक मुस्लिम यहूदी से शादी कर सकता है क्योंकि वो अहले किताब है। मुसलमान हिंदू से शादी नहीं कर सकता और मुस्लिम जो है वो सिख से शादी नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो फिर क्या होगा, ये इर्रेगुलर मैरिज होगा। अच्छा, तो देखिए जी, इसकी जो लास्ट पॉइंट है इर्रेगुलर मैरिज की, जो लास्ट पॉइंट है वो है अब्सेंस ऑफ विटनेसेस। ठीक है, जिस तरीके से आपको मालूम, हमने पढ़ा था कि वैलिड मैरिज को बरकरार रखने के लिए, वैलिड मैरिज को पूरा करने के लिए, सही मैरिज को क्या होना चाहिए, विटनेसेस का होना लाजमी है। विटनेसेस एक मर्द हो या फिर दो मर्द हो या फिर दो फीमेल हो, ठीक है, वो साउंड माइंड होनी चाहिए, ठीक है उनको, और एज ऑफ पुबर्टी होना लाजमी है। अब्सेंस ऑफ विटनेस, अगर किसी भी शादी में, किसी भी मुस्लिम मर्द की शादी में विटनेस जो है वो अब्सेंस होगा, विटनेस का नहीं ना होगा, विटनेस मौजूद नहीं होगा, तो फिर ये जो मैरिज होगा वो क्या होगा, वो इर्रेगुलर मैरिज होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ डिफरेंस ऑफ रिलीजन में, अकॉर्डिंग टू अहले तशय्युअ। अब शिया क्या कहते हैं कि एक मुस्लिम मर्द जो है वो अहले किताब के अलावा दूसरे औरत से भी शादी कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो या फिर सिख हो। ठीक है, अहले किताब से शादी जो है वो कर सकता है, लेकिन कौन सी शादी कर सकता है, मुता कर सकता है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने कहा कि अहले तशय्युअ के यहाँ एक मुता मैरिज भी होती है। ठीक है, उसकी मुता मैरिज भी एक काइंड है। यानी मुता मैरिज क्या है, अहले तशय्युअ के यहाँ मुता मैरिज 1 साल के लिए, यानी एक पीरियड तक होती है। 1 साल के लिए हो सकता है, 6 महीने तक हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है, 1 दिन तक हो सकता है, यहाँ के आधे दिन तक भी शादी कर सकता है। तो अहले तशय्युअ के यहाँ जो है एक मुस्लिम मर्द दूसरे औरत से, दूसरे रिलीजन की औरत से शादी कर सकता है, लेकिन कौन सी शादी करेगा, मुता मैरिज कर सकता है। तो ये हुए इर्रेगुलर के कुछ पॉइंट्स। अच्छा, मैरिज की जो तीसरी काइंड है वो वाइड मैरिज है। वाइड मैरिज क्या है, जिस तरीके से मैंने बताया, वाइड मैरिज कहते हैं बातिल मैरिज। ठीक है, तो ये शादी जो भी शख्स करेगा वो गुनाह, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर सल्लल्लाहु, वो जो है वो गुनाहगार साबित होगा। ये जो वाइड मैरिज है, कथन एक मुसलमान को इजाजत नहीं है कि वो वाइड मैरिज कर सके। अब वाइड मैरिज के अंदर भी 3 पॉइंट्स है हमारे पास। कंसेंगुइनिटी, ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, कंसेंगुइनिटी। कंसेंगुइनिटी कहते हैं मुहर्रमात को। मुहर्रमात का मतलब खून के रिश्ते। एक मर्द अपने यानी रिश्तेदारों से शादी नहीं कर सकता। कौन से रिश्तेदारों से, खून के रिश्तों से शादी नहीं कर सकता। जिस तरीके से एक मर्द जो है वो अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता, एक मर्द जो है वो अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, अच्छा सॉरी, एक मर्द जो है वो अपनी माँ के साथ शादी नहीं कर सकता, और एक मर्द जो है वो अपने दादा के साथ शादी नहीं कर सकता। एक कतन हराम है, ये क्या है, कंसेंगुइनिटी, यानी मुहर्रमात से, खून के रिश्ते से एक मर्द जो है वो अपनी भतीजी से शादी नहीं कर सकता, ये उस पर क्या है, वो हराम है। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो एफिनिटी। एफिनिटी कहते हैं ताल्लुक को। कैसे ताल्लुक, जिस तरीके से मैं आपको मिसाल दे दूं कि अगर एक बेवा औरत है, 30-35 साल की है, और उसकी एक बेटी भी है, ठीक है, और बेवा औरत है, उसकी बेटी भी शादीशुदा नहीं है। अगर एक मर्द किसी भी औरत से शादी का, अब मर्द के पास ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अगर वो मर्द उस बेवा औरत से शादी करेगी तो फिर वो जो बेटी होगी वो उस पर हराम होगी। ठीक है, अगर वो मर्द उस बेटी से शादी करेगी, उस बेटी की जो माँ होगी उस मर्द पर क्या होगी, वो हराम होगी। अगर करेगा तो फिर ये जो शादी होगा ये वाइड होगा, यानी इसके जो बच्चे होंगे वो इलेजिटिमेट नहीं होंगे, ना विरासत से उसको हिस्सा मिलेंगे, और ये जो शादी होगा वो गैर कानूनी होगा। ठीक है, ये जिना शुमार की जाएगी। और तीसरा है फोस्टेज। फोस्टेज क्या है, फोस्टेज कहते हैं दूध पिलाने वाली। ठीक है, दूध पिलाने वाली, जिस तरीके से हमारे यहाँ होती है। ठीक है, छोटा बच्चा है, उसकी माँ जब मर जाती है या फिर उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है, तो बच्चे को कोई और दूसरी माँ उसको दूध पिलाती है।
ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी मजहब उसको दूध पिलाती है, इसमें हमारे पास एक्सेप्शन भी है, इसमें हमारे पास इख्तिलाफात भी है। कौन कौन से इख्तिलाफात है? इख्तिलाफात ये है कुछ उलमा के यहाँ के जो फर्स्टेज है, देखिए एक औरत दूसरे बच्चे को दूध उस वक्त पिलाती है जब उसके यहाँ भी एक बच्चा पैदा हो, उसी टाइम उसको क्या कर सकता है, वो दूध पिला सकती है। तो अगर एक बच्चा ये है किसी और का है और ये इस औरत की है, खुद की है, ठीक है, अब ये औरत इस बच्चे को दूध, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अब ये भी जाके इस औरत से दूध पिएगा, तो फिर इनके दरमियान जो रिश्ता होगा हराम होगा, यानी ए और बी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। कुछ उलमा के यहाँ इख्तिलाफात है, इख्तिलाफात ये है कि सिर्फ ये दोनों शादी नहीं कर सकते, जो एक साथ दूध पीती है एक ही माँ से, ये सिर्फ शादी एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते, हराम है। बाकी इस औरत के जितने भी सारे बच्चे हैं वो इसके साथ शादी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था काइंड ऑफ मैरिज के हवाले से था, जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया काइंड ऑफ मैरिज के तीन काइंड होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।